सब लोगों को जय हिंद। और आज के इस धमाकेदार सेशन में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि हम लोग एनडीए जिन बच्चों ने क्लियर किया है हमारे फाउंडेशन में, हम उन बच्चों के वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, सो दैट आपको भी पता चले कि कैसे ट्वेल्थ में रहते रहते बच्चे एनडीए क्रैक कर रहे हैं, है ना। बहुत सारे बच्चे ड्रॉप लेते हैं। उसके लिए हमारी कोशिश क्या रहती है, हमारे 11-12 फाउंडेशन बैचेज में ट्वेल्थ से पहले बच्चा एनडीए क्रैक करना चाहिए। और उसी के साथ मेरे साथ हैं आज पारितोष परमार, जिसने अपना एनडीए क्रैक किया है पहले अटेम्प्ट में। पारितोष, कैसा लग रहा है आपको? सर बहुत अच्छा। और सभी को जय हिंद। मैं बताना चाहूँगा कि मैं 11th क्लास में डिफेंस गुरुजी से जुड़ा था और यहाँ पे 1.5 साल तक तैयारी करने के बाद सितंबर 2023 का मैंने रिटर्न क्लियर किया है। अच्छा पारितोष, अभी बहुत सारे बच्चे बोर्ड एग्जाम के लिए दाएं बाएं भाग रहे हैं, आप इस समय एनडीए क्रैक करके बैठे हो, कैसी फीलिंग आ रही है? अच्छी फीलिंग आ रही है कि आगे एसएसबी की तैयारी करने को मिलेगी और हाँ, एसएसबी फेस करने को मिलेगा। और वो शोल्डर पे 2 स्टार की बात है यस ना। सर। मतलब वो दो, कई बार यूनिफॉर्म हम लोग मिलते हैं, कई बार बीच में भी ऑफिसर से बहुत बार मिले हम लोग, तो ये लगता है कि यार ये 2 स्टार मेरे शोल्डर पे होने चाहिए। यस सर, बिल्कुल। अच्छा, 1.5 साल की जर्नी रही है अपनी, और हम बारी बारी से मैं हर एक टॉपिक के ऊपर चर्चा करूंगा, चाहे आपका मैथ हो, चाहे आपका इंग्लिश हो, चाहे आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी हो। पारितोष ने हर एक चीज को कवर अप किया है और बड़ा अच्छा डिसेंट स्कोर इसने यहाँ पर स्कोर किया। पारितोष, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम अ बेसिक। अगर बच्चे जो एनडीए की तैयारी करने की सोच रहे हैं, पहला सवाल तो उन बच्चों के लिए जो अगले साल 11th में होना चाह रहे हैं और उनका गोल है एनडीए क्रैक करने का। दूसरा सवाल उन बच्चों के लिए है जो बच्चे इस बार फेल हो गए, है नहीं, बहुत सारे बच्चे रह जाते हैं। तो जो बच्चे 11th में अपने आप को तैयारी करने की सोच रहे कि मैं 2 साल तक लगातार तैयारी करूंगा, उन बच्चों को क्या कहना चाहते हैं? जो 11th में तैयारी करना चाहते हैं, सबसे पहले आप एक बेसिक आइडिया अपने माइंड में क्लियर करें। उसके लिए सबसे पहले आपको सिलेबस टिप्स पे याद होना चाहिए। ये चीज सर राकेश सर बताया करते थे कि हाँ। सिलेबस जो है टिप्स पे याद होगा, जब भी आप आगे तैयारी कर सकते हो। उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर जो है आपको देखने चाहिए ताकि एक बेसिक आइडिया क्लियर हो जाए। 1 2 3 महीने बस यही जरूरी है, क्योंकि हमारे पास 1.5 साल का समय है, बाकी समय तैयारी करनी। तो सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा 2 to 3 months सिर्फ और सिर्फ आप पीवाईक्यू देखो। एटलीस्ट आप लोग ना 10 ईयर को देखो। ये मैं उन बच्चों से भी कहना चाह रहा हूं जो अभी अप्रैल में अपेयर होने वाले हैं, जो अप्रैल 2024 का अटेम्प्ट देने वाले हैं, मैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि आप लोग भी सबसे पहले प्रीव्यू देखो, कहां तुम गलती कर रहे हो। जानना बहुत जरूरी है वीकनेसेस को, उसी को तो ओवरकम करना है, उन्हीं लूप होल को तो हमें फिल करना है, और वो सफलता आपको मिलेगी पारितोष की तरह। लेकिन थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। चलो, सबसे पहला एडवाइस तो होगा 11th वाले बच्चों के लिए पीवाई को देखें। अच्छा, डेडिकेशन, डिसिप्लिन और डिटर्मिनेशन, तीनों का क्या रोल है? तो तीनों का सबसे ज्यादा रोल इसलिए क्योंकि ये कोई 1 डे गोल नहीं है या फिर 1 मंथ प्रिपरेशन के साथ कोई नहीं, छोटी चीज नहीं है। इसके लिए कंसिस्टेंसी मैटर करती है और ये तीनों चीजें कंसिस्टेंसी के लिए इम्पोर्टेंट। हम कई बार यूट्यूब पे बहुत सारे धमाकेदार वीडियो देखते हैं कि 1 महीने में एनडीए क्लियर, ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं है सर। बेस अगर अच्छा है जो, हाँ, वो अलग वो बात है, अलग लेकिन बात है। देखो भाई, मिनिमम मैं कह रहा हूँ इस एग्जाम को क्रैक करने मिनिमम 4 to 5 मंथ्स आपको चाहिए। 4 to 5 मंथ्स। अगर आप 11th में अपनी प्रिपरेशन को रख रहे हो कि आप नेक्स्ट ईयर आप 11th में रहोगे, उसके लिए अगर आप सोच रहे हो, तो फिर आपको लंबा जर्नी करना पड़ेगा। जैसे ये पारितोष जब 11th में, तो हम 12th को पढ़ चुके थे उस टाइम पे। मतलब जिस समय बच्चे सोच रहे होते हैं कि हम 12th में जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, उस समय तक हम लोग सिलेबस को निपटा चुके होते हैं। और जो 12th, जब नेक्स्ट सेशन अप्रैल से जो सितंबर तक का टाइम होता है, उसमें हम लोग रिवीजन कर रहे होते हैं। ये सबसे बड़ा फर्क है। हर बच्चा सपना देखता है पारितोष कि मुझे फौज में जाना है, आई वॉन्ट दैट 2 स्टार ऑन माई शोल्डर, आई वॉन्ट दैट, आई वॉन्ट यूनिफॉर्म, आई एम डेडिकेटेड टुवर्ड्स माई कंट्री। बट उस चीज को हकीकत में लाने में कितने घंटे पढ़ना पड़ता है? सर मैं तो ज्यादा टाइम फोकस एकेडमी में करता था अपना, और घर जाके 2 से 3 मेरा रेगुलर था। हम्म। मतलब इस तरह था कि यूं नहीं कि किसी दिन नहीं पढ़े और वो कर दी। बस 2 से 3 घंटे रेगुलर था मेरा। कंसिस्टेंसी के साथ चले। देखो भैया, कम से कम हमारे यहाँ पे क्या होता है ना, रोज 8-9 घंटे क्लास तो हम देते ही हैं, बिकॉज आप सब लोग जानते हैं कि ये जो एनडीए है ये यूपीएससी कंडक्ट करता है ना। ये एक तरीके से पैसिफिक क्वेश्चन से कम नहीं है। हर चीज को समेट पाना बहुत ही कंसाइज वे में, इट्स नॉट ए इजी टास्क। और मैं पेरेंट्स से भी कहना चाहता हूं, इस एग्जाम को क्रैक करते हुए बहुत
इजी नहीं होता है कि जो लगे यार एक हलवा था और खा के हम लोग चले आए, ऐसा नहीं होता है। आपको बहुत पसीना बहाना पड़ता है। पारितोष क्लास में कई बार पिटाई भी होती थी यार, तो अब कहीं ना कहीं लगता है कि सर ठीक पिटाई क्या करते थे कि पास हो गए। स्टिकनेस लेवल भी आपने देखा है, डंडे भी खाए हैं भाई, इसमें कोई दोहराई नहीं, मैं बताता हूँ, और मैं ही पीटने वालों में से होता हूँ, ध्यान रखना। तो अब लग रहा है कि यार डंडे ठीक पड़े हैं। बिल्कुल सर। और अब जाके जो गोल है, सपने में एक बार उसमें, तो सोने से पहले एक बार तो गूज़बम्प आता होगा कि जब इस वर्दी अपने को मिलेगी तो कहानी एक अलग चलेगी। यस और नो बताओ जरा, मोटिवेशन कैसा रहता है? मोटिवेशन बहुत बढ़िया रहता है। और सर बेसिक जो मेन चीज है वो है एनवायरनमेंट। एनवायरमेंट। एनवायरनमेंट अगर अच्छा मिलता रहेगा तो धीरे धीरे उस चीज में हम घुल जाएंगे। आपकी क्लास में से काफी बच्चों ने क्रैक किया है 12th अपील रहते हुए, मतलब उनके साथ एक बॉन्डिंग, मतलब एक ग्रुप का रहना बहुत जरूरी है। एक तरीके से कंपटीशन रहना बहुत जरूरी है कि मुझे टॉपर आना है, और अच्छे बच्चों के साथ मुकाबला हो। तो मैं कह रहा हूँ एक मीडियोकर बच्चे भी पास हुए हैं, यू कांट इवन एक्सपेक्ट ये भी क्रैक कर देगा। और मैं तो हैरान हूं, मैं उस बच्चे की जर्नी भी आपके सामने लेके आऊंगा, और उसने पहले टाइम में क्रैक कर दिया है नहीं? तो इसके ऊपर क्या व्यूज हैं ग्रुप्स के ऊपर? मतलब आपके फ्रेंड्स कैसे हैं, और क्या पढ़ रहे हो, कंटेंट सबसे मेन चीज है या नहीं, वो बताओ जरा एक बार। पर उसके लिए क्या रहता है कि जब ग्रुप में हम पढ़ाई करते हैं अच्छे लेवल के बच्चों के साथ, तो सबके पास अच्छा कंटेंट रहता है। अगर हम किसी चीज में कमी भी कर रहे हैं या फिर लैग भी कर रहे हैं, तो टीचर के अलावा जो आपको बता सकता है वो आपका फ्रेंड सर्कल है। और वो एनवायरनमेंट डिफेंस गुरुजी पर मिला, क्योंकि यहाँ पे जो सर ने बैच बनाया हुआ था उसमें मोस्टली बच्चे डेडिकेटेड थे एनडीए के एनडीए लिए, के लिए। मतलब आप लोगों को जो हमने कमेंट किया था मार्केट में कि हम लोग प्योर एनडीए पढ़ाएंगे फाउंडेशन के साथ 11th-12th। और मैंने एक बात और भी कही थी कि मैं रिजल्ट निकाल के दिखाऊंगा, और वो रिजल्ट शायद अपना पॉजिटिव आया। हम लोगों ने शायद भिवानी में सबसे ज्यादा सिलेक्शन निकाले इस बार। भाई तो अब कम टू द टॉपिक आते हैं, हम लोग बारी बारी से बात करते हैं। आप बच्चों को समझाइए कि मैथ्स में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। 300 नंबर का पेपर होता है, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है 11th के, कौन से 12th के हैं, आपकी क्या स्ट्रेटजी, और ये कलम आपके हाथ में है, एक्सप्लेन इट प्लीज। मैथ्स में आपकी सबसे बेसिक स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? सबसे पहले जो है आपको सिर्फ अंडरस्टैंड करना है कि क्या चीज हम पढ़ने जा रहे हैं, सिर्फ उस चीज को बेसिक समझना है, ज्यादा डीप नॉलेज नहीं लेनी है। तो सबसे पहला अपना पॉइंट है बेसिक। और उसके बाद जस्ट उस चीज को अच्छे से समझने के लिए जो एग्जाम्पल्स हैं किसी भी बुक के, कोई भी बुक है एनसीईआरटी या फिर और कोई बुक आप फॉलो करते हैं, सब चल जाएंगी। बस उन एग्जाम्पल्स को करो, वो चैप्टर आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अब मेन पॉइंट यहाँ पे आता है उस चीज को माइंड में फिट करने के लिए। तो माइंड में फिट करने के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस के अलावा और कोई दूसरा मेथड नहीं। देयर इज नो शॉर्टकट। मैथ्स के लिए सर सिर्फ एक तरीका है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा हो। देखो हमने ना एनसीईआरटी को पूरा किया, हमने एलिमेंट्स को पूरा कर दिया, हमने पीवाईक्यूज को पूरा कर दिया, इसके अलावा तो कुछ बचा ही नहीं। और कुछ सर करने की जरूरत नहीं है और मैं आपको बताना चाहता हूँ, पारितोष के कुछ दोस्तों ने 200 प्लस का स्कोर किया मैथ में। मतलब हमारे यहाँ उल्टा हुआ, लोग मैथ में कट ऑफ निकाल पा रहे हैं, यहाँ मैथ में बच्चे 200 मार रहे हैं। तो ये डिफरेंस, तुम्हारा कितना स्कोर है पारितोष मैथ में? 150 के आसपास। 150 एक बहुत अच्छा स्कोर होता है एनडीए के मैथ के पेपर में, हालांकि वो जादू से नहीं आता है नहीं? तो सबसे पहले पारितोष कम से कम 30-35 टॉपिक्स हैं आपके 11th-12th को, अगर मैं कंबाइन एक साथ कर दूं तो उन 32-35 टॉपिक को एक साथ हजम करना, प्रैक्टिस करनी, और लगातार उसको रिवाइज करना। जैसे बहुत सारे, जैसे अपने बैच में एक लड़की थी, आपको पता हो, सिमरन है, वो आर्ट्स बैकग्राउंड की थी, उसके पास मैथ्स नहीं था, बट राइट नाउ 500 प्लस का स्कोर है उसका, है ना? तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि मैथ में किन किन टॉपिक के ऊपर, मतलब 11th-12th क्या स्ट्रेटजी आपकी, वो एक बार जरा बताओ। 11th में क्या टॉपिक पढ़े हम लोगों ने, 12th में क्या टॉपिक पढ़े, किस तरीके से पढ़ना चाहिए? जैसे आपने बताया, बहुत अच्छी बात बताई आपने हमारे दर्शकों को कि सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़ो, फिर एलिमेंट्स पढ़ो, और फिर पढ़ो पीवाईक्यू। क्या तीनों चीज काफी है? यस सर। उसके बाद मॉक जरूरी है, क्योंकि मॉक हर तरह के क्वेश्चंस दिखा देगा। जो हमारे यहाँ वीकली मॉक हो, देखो क्या होता है ना, पेरेंट्स से मैं कहना चाहूंगा, हमारे यहाँ हर हफ्ते पेपर होता है, तो उस हर हफ्ते वाले पेपर में हम लोग जरूर हर एक टाइप के क्वेश्चन को पुटअप करते हैं। उसके अंदर टफ से टफ क्वेश्चन रहता है, हम लोग जेई का लेवल पढ़ा देते हैं मैथ में। उसके बाद कोई चीज बचती नहीं है जो आपको मैथ में रोक जाए। चलो बुक्स होगी कवर, एनसीईआरटी हो गया, नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, एनसीईआरटी है, एलिमेंट्स है, पीवाईक्यूज है, और सबसे मेन है मॉक। और देखो मार्केट में ना एक वो आर्यन की किताब आती है, उससे आप पढ़ के पास नहीं हो सकते, वो तो इट्स लाइक ए पैक ऑफ 5 kg, वो तो एक 5 kg का बंडल है। मेरे हिसाब से ऐसा कोई बच्चा नहीं मिलेगा जिसने उसका हर एक पेज देख लिया हो,
क्योंकि बच्चों के पास चॉइस नहीं है कोई। लेकिन हमारा जो यहाँ कंटेंट रहता है, क्योंकि टीचर है, पूरी टीम है जो काम करती है, क्वेश्चन नए नए लेके आते हैं हम लोग, उस पेपर में आया था वहां से ये आ सकता है ये, तो वो काफी हेल्प करता है। तो परितोष, मैथ में 150 स्कोर लेना कोई टफ बात नहीं है। यस सर, बिल्कुल। अगर हमारा रोज का हम सिर्फ कुछ क्वेश्चंस भी देखते हैं मैथ के अंदर लगातार, उसके बाद धीरे धीरे माइंड में जो है फिट होती जाती है, मैथ के जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे सोल्व हो रहे हैं, वो आपके माइंड में वो बात आने लगती है। और फिर क्योंकि मैथ में टाइम जरूरी है, मेन चीज सर, क्योंकि जब तक आप टाइम पे क्वेश्चन नहीं कर पाओगे वहां पे, तब तक बात नहीं बनेगी। बेशक आपको सारे क्वेश्चन आते हो, तो उसके लिए आपके माइंड में क्लैरिटी आना जरूरी है, और वो आएगी प्रैक्टिस से और मॉक से। बस सबसे मेन क्या है कि टाइम टेबल बहुत जरूरी है। देखो बेटा, पेपर में ना बहुत सारे बच्चे, मैं कई बार एग्जाम सेंटर के पास जाता हूँ तो मुझे लोग बोलते हैं कि ये हो गया, वो नहीं हुआ, मैं ये छूट गया, मेरा वो छूट गया। बिकॉज आज भी आप देखो बहुत सारे बच्चे एनडीए एग्जाम देंगे इस बार भी, उनकी स्ट्रेटजी नहीं है। हालांकि वो यूट्यूब पे देखते स्ट्रेटजी वाले वीडियो, लेकिन उनकी स्ट्रेटजी नहीं, मतलब एक माइंड मैप नहीं है, एक फुल प्रूफ प्लानिंग नहीं है जिसके जरिए आप निकाल सकते हैं। ओके पारितोष, ये तो होगा मैथ की बात। अब सबसे मेन मुद्दा है इंग्लिश का। आपने वोकैब भी पढ़ी और आपने ग्रामर भी पढ़ी है, वोकैब का कितना बड़ा रोल है? वोकैब का सर, और याद कैसे की सबसे मेन सवाल है, क्या उसकी कोई मैजिकल ट्रिक है या फिर डेली बेस पे पढ़नी पड़ती है? मैजिकल ट्रिक है रिवीजन की। रिवीजन है, रिवीजन की। अगर वही चीज जो बार बार रिपीट होगी तो एक दिन वो जरूर याद हो जाएगी। याद हो जाएगी। हाँ, और क्योंकि ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है, लैंग्वेज है। लैंग्वेज को हमें लैंग्वेज की तरह पढ़ना चाहिए। और जैसे सर ने नोट प्रोवाइड करवाए, प्रवीण सर ने, और उनको लगातार रिवाइज करवाया, क्लास में 2-3 बार हो चुके हैं लगभग, फिर घर पे भी खुद से किए, तो वो लगभग वहां से कवर हो गया। मतलब वो बार बार क्विक रिवीजन है और एग्जाम से पहले उसका थॉरली रिवीजन है, जिससे आपके वोकैब में पढ़े हुए वर्ड आपको जरूर मिले होंगे। अच्छा, इस बार पेपर पैटर्न को बदलाव हुआ, हालांकि कुछ ज्यादा बड़ा उसमें जितना बड़ा चेंजेस दिखाएगा उसमें कुछ ऐसा हुआ नहीं, कुछ भी नहीं था मेरे हिसाब से। वोकैब में थोड़ा बहुत एज ए क्या इस बार बदलाव था, वो बताओ जरा। वोकैब में सर इस बार जो PQRS के क्वेश्चन आया करते थे पहले, एक तो वो नहीं दिए, और इसके अलावा कॉम्प्रिहेंशन दोबारा दे दिया। पहले कुछ 2021 से पहले दिया करते, अब दोबारा दिया, तो कॉम्प्रिहेंशन में ज्यादा नंबर बने होंगे। उसमें ज्यादा नंबर बने और वो आसान था। और एक और चीज थी जो मैंने जो मॉक लगाए थे अकेडमी से, उनमें कई मॉक ऐसे थे जिनमें कॉम्प्रिहेंशन भी था, कॉम्प्रिहेंशन फिलिंग द ब्लैंक्स भी थे, और Fillers भी थे। जो भी मतलब उसमें आया पुराने पैटर्न के हिसाब से भी था, नए के हिसाब से भी था, और कुछ ऐसा भी पैटर्न था जो एनडीए ने कभी फॉलो नहीं किया, ताकि अगर ऐसा आए तो उसके लिए रेडी रहे। हमारी हमेशा कोशिश है कि आपको वर्स्ट के लिए हम लोग प्लान करें। हालांकि मॉक में हम लोग जरूर कुछ ना कुछ चेंज, क्योंकि यूपीएससी एक समुद्र है, मैंने कहा हर 3 साल बाद कुछ ना कुछ क्रांति आ, चाहे वो सिविल सर्विस का उठा लो, चाहे तुम सीडीएस का उठा लो, चाहे तुम एनडी उठा लो, आफ्टर 3 ईयर आई थिंक चेंजेस है। दूसरी बात, हम लोगों ने, आप जानते हो कि हम लोगों ने लिटरेचर को नहीं पढ़ा 11th में, हम लोगों ने ग्रामर को पढ़ा है, और ग्रामर ने वाकई में हमको पे बैक किया है। चाहे कोई भी एग्जाम हो, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि इंग्लिश के 50 क्वेश्चन है पारितोष, तो 50 into 4 आई थिंक बेटा 200 मार्क्स होगा, तो कम से कम अपने मार्क्स 125-130 तक तो रहे होंगे मेरे हिसाब से। ये इजीली आप लोग ले सकते हो, बस टाइम लगाना पड़ता है। और इसी टाइम लगाने के लिए हमारा 9 अक्टूबर को एक जबरदस्त बैच भी आ रहा है, तो 9 अक्टूबर के बैच में भी क्या है, आप लोग शामिल हो सकते हो। नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देखो, आपको वहां नंबर मिलेंगे। अच्छा, ये बताओ डिफेंस गुरुजी का रोल रहा है नहीं रहा, पैसे वसूल हुए या नहीं हुए? बिल्कुल रोल रहा है सर, डिफेंस गुरुजी ने यहाँ तक पहुंचाया है जहाँ तक। तो जो माहौल मिला, जो टीचर्स मिले, वो अच्छा था। बिल्कुल सर। पेरेंट्स, आपके फादर को मैं डे 1 पे याद कर रहा था जब वो आए हुए थे कि अच्छा करेंगे, और कई जगह आप भी चेक करके आए हो कि कैसा कैसा पढ़ा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से मेरी पूरी टीम ने आई थिंक 100% दिया है आपको, जिससे एग्जाम भी क्रैक हुआ है। और मुझे पूरी उम्मीद है पारितोष परमार एसएसबी छोड़ेंगे नहीं, क्या है, छोड़ेंगे नहीं, जब तक फोड़ेंगे नहीं, जब तक आगे बढ़ेंगे नहीं, है ना। तो एसएसबी को भी क्या है, लड़का फोड़ के आएगा। ये शक्ल मैं दोबारा आप लोगों को दिखाना चाहूंगा, जब रिकमेंड होके आएगा तब क्रांति और हम लोग लेके आएंगे। नाउ नेक्स्ट पार्ट, जहां पर बहुत जबरदस्त लोगों के डाउट होते हैं, दैट इज द हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी। एक तरफ तो ये है, एक तरफ है बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स। हम इसको डिवाइड करते हैं 200 नंबर में, हम इसको डिवाइड करते हैं 200 नंबर में। तो पारितोष ये तो बहुत डेप्थ में पढ़नी पड़ी बेटा। हिस्ट्री हम लोग ने बाबर को पढ़ दिया, हम लोगों ने वर्ल्ड हिस्ट्री को पढ़ दिया,
और ज्योग्राफी में हमने इंडिया और वर्ल्ड को पढ़ा है, ज्योग्राफी से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। पॉलिटी स्टैटिक पार्ट होती है, आप जैसे आपको पता होगा, आपने पढ़ा है कि देखो पॉलिटी में क्या होता है ना दोस्तों, पॉलिटी में फिक्स क्वेश्चन है, मतलब पॉलिटी इज फिक्स, उसमें कुछ बदलाव नहीं। ज्योग्राफी तो एक तरीके से साइंस की तरह है, हर चीज का लॉजिकल आंसर होता है। हालांकि तीनों सब्जेक्ट अपना वेटेज रखते हैं, लेकिन हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी को पढ़ते हुए कभी नींद नहीं आई आपको? नहीं सर, ऐसा है, ये थोड़े मेरे इंटरेस्ट के सब्जेक्ट है। अच्छा, आपके इंटरेस्ट मेरे जो मेन इंटरेस्ट का सब्जेक्ट था वो जियो था। जियो था। इन सभी सब्जेक्ट में, एनडीए में जितने भी सब्जेक्ट है उनमें जियो था मेरा मेन। तो ये तो ऐसा सब्जेक्ट है, इसकी अलग से मैंने 2-3 नोटबुक बना रखी। दोनों पढ़ा है, मतलब आपने पूरा 2 साल वो पढ़ा तो याद हो गया लगभग। जियोग्राफी बिल्कुल क्लियर थी, हिस्ट्री मैं ज्यादा डीप नहीं गया वैसे, लेकिन जो बेसिक थे वो क्वेश्चन हो गए थे। बेसिक क्वेश्चन। और हिस्ट्री में जैसे हम, हमारे पास 3 पार्ट हैं बेसिकली, वैसे तो 4 पार्ट हैं, एंशिएंट देखें, मिडेवल देखें, मॉडर्न देखें और वर्ल्ड हिस्ट्री भी देखें, और ज्योग्राफी के 2 पार्ट हैं। तो कहीं ना कहीं ना बहुत बड़ी चीज है, कैसे कवर अप कर पाऊंगा, कैसे कंसाइज में पढ़ पाऊंगा इसको? शुरुआत में लगा सकते, शुरुआत में, लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे क्वेश्चंस देखे, क्वेश्चंस की तरफ बढ़े, तभी ये पता चला कि ज्यादा डीप क्वेश्चंस आ नहीं रहे। क्वेश्चंस हैं वो लिमिटेड एरिया में से हैं, और नॉलेज के बेस पे कम है, और हमारी जो अंडरस्टैंडिंग के बेस पे ज्यादा है। जितना हमने उस टॉपिक में बेसिक अगर पढ़ लिया है तो वो क्रैक हो जाएंगे लगभग, वो क्रैक हो जाए। और सर एक बात कहा करते थे राकेश सर कि अगर नहीं होते हैं तो वो क्वेश्चन करने वाला नहीं है। हाँ, वो क्वेश्चन देखो यूपीएससी में ना बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। अगर आप सोचोगे ना मैं हर चीज पढ़ दूं बेटा कभी पास नहीं हो पाओगे, मैं लिख के दे रहा हूं तुम्हें। ये यूपीएससी है ही एडजस्टमेंट का खेल, आप समझिए, ब्रह्मांड को नहीं पढ़ना हमें। हमें एक पेपर निकालना है राइट गाइडेंस से, राइट स्ट्रेटेजी से पेपर निकालना है हमें पेपर ऐसे नहीं करना कि बस पूछो मत तुम, हमें पेपर निकालना है राइट गाइडेंस से। और क्या चीज एग्जाम में आती है, क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, ये बहुत जरूरी है। हर चीज आप नहीं कर सकते हो क्रैक, और हर चीज याद नहीं हो सकती यार, हम एक मशीन नहीं है, हम एक इंसान है, आप समझिए। आपने देखा होगा इस बार का जो सिविल सर्विस का पेपर था, पिछली बार वाले जो टॉपर थे उनका पेपर नहीं निकला। इट्स नॉट लाइक दैट। ये थोड़ा सा एक तरीके से टाइम का और आपकी स्ट्रेटेजी का बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर। तो हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी को पढ़ते वक्त पहले देख लो किस किस जगह से क्वेश्चन आ रहे हैं, ज्यादा मत पढ़ने की, हमें इसके अंदर पीएचडी नहीं करनी है, हमें इतिहासकार नहीं बनना है, हमें जियोलॉजिस्ट नहीं बनना है, हमें संविधान के ऊपर कोई किताब नहीं लिखनी है, समझो, हमें वो चीज करनी है जो एग्जाम में आती है। तो यहां से तकरीबन स्कोर 100 के आसपास रहा होगा तीनों को मिला के। अब बारी है फिजिक्स की। फिजिक्स 11-12 के 25 क्वेश्चन आते हैं, मतलब 8, 9, 10, 11, 12 मोटा मोटी यही आती है। और मैं और भी घटाऊं तो 9th, 10th और 11th, 12th, हालांकि 9, 10 का वेटेज ज्यादा है। तो फिजिक्स को लेके जैसे क्लासेस आपको लगती थी, सिलेबस तो हम पढ़ ही रहे थे 11th का, साथ साथ ये भी कर रहे थे। इसके लिए आपने साइंस के लिए क्या अलग से फॉलो किया, व्यूअर्स को बताइए। साइंस में मैंने अलग से नहीं किया, जो साइंस में जो यहाँ पे क्लासेस चली थी उससे लगभग हो गया था। बायोलॉजी को अलग से करवाया गया जैसे क्लासेस में, वो घर पे पढ़ना पड़ा क्योंकि वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। बाकी फिजिक्स पूरी, अगर जो नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स सिर्फ 11th-12th में जो जो चैप्टर हो रहे हैं उनको अच्छे से पी जाओ, फिजिक्स उससे बाहर नहीं है। 9th-10th आती है, लेकिन वही टॉपिक जो है 11th-12th में रिपीटेड है कई टॉपिक्स, तो वहां से फिजिक्स लगभग बन जाए। तो एक बारी तो उसने कितना अच्छा बोला कि फिजिक्स को पी जाओ, तो इन सब्जेक्ट्स को पीना है, हमें ध्यान रखना, ठीक है, और रेगुलर बेस पे पढ़ना है बॉस। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो आपको एग्जाम ना क्रैक कर पाए, बस एक राइट गाइडेंस। हमारा काम है आपको माहौल देना, हमारा काम है आपको टीचर देना, और हमारा काम मेन है कि जिस चीज की एक्सपर्टीज हमारे पास है, वी आर द बेस्ट इन एनडीए, वी नो दैट एंड वी प्रूव इट अगेन एंड अगेन इन फ्यूचर। आई कैन अश्योर यू, अभी तो 15 के आसपास बच्चे पास हुए, मैं आपको दिखा दूंगा, एक टाइम ऐसा भी आएगा कि पूरा एनडीए बैच डिफेंस गुरुजी भरेगा, और ऐसे ऐसे बच्चे अगर मिल जाएं तो हर एक माँ बाप का सीना चौड़ा हो जाता है। पारितोष तुम्हारी दादी आई थी जिस दिन तुम्हारा रिजल्ट आया, तो इस बार जब यूनिफॉर्म मिलेगी और 2 स्टार होंगे, मतलब एक अलग ही गट फीलिंग आएगी, है नहीं? वो चीज कहीं ना कहीं लगता है कि वो चीज सुन के मतलब नींद कम आती है, होता है कि ज्यादा पढ़ना है, पापा को एक अच्छी लाइफस्टाइल देनी है, और एक ये प्रूव करके दिखाना है कि यस आपको मेरे ऊपर प्राउड फील होना चाहिए। और सबसे मेन बात, जिस बैकग्राउंड से तुम आते हो वो वाकई में फौज में जाने वाला है। देखो बेटा, ऐसा कहीं नहीं लिखा, इसके फादर है वो सिविलियन है, वो डिफेंस बैकग्राउंड से नहीं आते हैं, हालांकि उनके बहुत सारे दोस्त हैं जो डिफेंस में हैं। अदरवाइज एक सिविलियन बच्चा बहुत अच्छा कर सकता है। केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे पारितोष। केमिस्ट्री में रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं सारे, कुछ भी नया नहीं आता, उसके ऊपर क्या कहना चाहोगे? केमिस्ट्री में बस जो PYQ करो, 9-10th के कॉन्सेप्ट है और PYQs, बस उसके अलावा केमिस्ट्री ज्यादा डीप नहीं है। मतलब एज मच एज आप प्रैक्टिस करो, मेन बात यही है।
और जो एनडीए सिलेबस निकालता है सर हर साल, उसमें वो स्पेसिफिकली मेंशन करता है कि वो कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस पूछेंगे। से और सब्जेक्ट है उनमें बिल्कुल डीप नहीं बताता, लेकिन केमिस्ट्री में एक एक टॉपिक बताया हुआ है उसमें कि किससे क्वेश्चन आएगा, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आता। अच्छा, केमिस्ट्री वो क्लियर है। मतलब मैं फिर से कह रहा हूँ, बायोलॉजी और केमिस्ट्री ये दो ऐसे सब्जेक्ट हैं 9-10 के ऊपर बेस है। पहली बात तो ये 11-12 की केमिस्ट्री नहीं आती है, मैं फिर से कहना चाहता हूँ। बायो भी 11-12 की नहीं आती, लेकिन अगर आप 9-10 को अच्छे से पढ़ लोगे एंड यू कैन इजिली सर्कल आउट व्हाट इज इंपॉर्टेंट व्हाट इज नॉट इंपॉर्टेंट, वो आपको क्वेश्चन से पता चल जाएगा। तो इस एग्जाम में 400 प्लस नंबर लेना मेरे हिसाब से कोई मुश्किल गेम नहीं है। चलो, तो ये थी पारितोष की जर्नी। हमारे साथ जो हमारे फाउंडेशन बैच के बच्चे थे, अगर आपको हमसे कांटेक्ट करना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिलेंगे, यू कैन कांटेक्ट अस। नया बैच है 9 अक्टूबर से शुरू हो रहा है, आप मेहनत करिए, हम आप लोगों के साथ खड़े हैं। पारितोष, एक लास्ट मैसेज उन बच्चों के लिए जो रह गए। जो बच्चे रह गए हैं बस वो उन दोबारा से शुरुआत करो और ये चीज भूल जाओ जो पहले हुआ था। हाँ। और सिर्फ दोबारा से कंसिस्टेंसी पे ध्यान दो। रोज 2-2, 3-3, 4-4 क्वेश्चंस बढ़ाओ, अपने मॉक टेस्ट लगाओ और अपने आप अगले पेपर में जरूर आप सबके सामने आओगे। और यही कहूंगा कि कंसिस्टेंट रहना बस। मैं पेरेंट्स से भी कहना चाहता हूँ, आप हमारे ऊपर ट्रस्ट कीजिए, एक बार अपने बच्चे को भेजिए आप डिफेंस गुरुजी भिवानी हरियाणा में। निश्चित तौर पर जो आपके बच्चे का गोल होगा एनडीए का, उसको समाप्ति, उसको मतलब बिल्कुल वहां तक अचीव कराएंगे। और डेफिनेटली आपके बच्चे के शोल्डर पर 2 स्टार होने चाहिए। आप मेहनत करिए, हम मेहनत करेंगे, और ऐसे ऐसे बच्चे ऊपर वाला सबको दे। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस बच्चे से भी कि एसएसबी के लिए और मेहनत कर बेटा, क्योंकि वो मैं उस यूनिफॉर्म में तेरे को देखना चाहता हूँ जिस चीज के लिए हम लोगों ने डे 1 से जर्नी शुरू की थी। हम लोग सबसे अगेंस्ट में खड़े थे, सबसे अकेले खड़े थे इस मैदान में, लेकिन हम लोगों ने प्रूव कर दिया कि वी आर द बेस्ट। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।